देख लिया पार्ट 1। मजा आया। अब आते हैं उस चपड़गंजू पे जिसने ये फिल्म बिना देखे ही इस पर आधे घंटे की वीडियो बना दी। और ये बड़ी अजीब बात है क्योंकि ऐसी हरकतें दो ही तरह के लोग कर पाते हैं। एक वो जो एकदम अंतर्यामी, त्रिकालदर्शी, सर्वद्रष्टा टाइप के हों, जो कि अपने आप को समझता है, और दूसरे वो जो चूतिए हैं और उनके पास उनसे भी ज्यादा बड़े चूतियों की एक फौज है। वो फौज वो हर चीज मानने को तैयार है जो एक कहें, एक रिमोट कंट्रोल ज़ॉम्बी की तरह। और सबसे पहले मैं यही दिखाऊंगा कि इसने फिल्म नहीं देखी थी, ताकि तुम्हारे लिए डिसाइड करना आसान हो जाए कि ये किस कैटेगरी में है। लेकिन फिल्म ने इस जाली नोट के रेफरेंस को लेते हुए दिखाया कि कैबिनेट मिनिस्टर ने नोट छापने की मशीन को फॉल्टी बताया और फिर वो मशीन पाकिस्तान पहुंच गई। नोट छापने की मशीन नहीं बल्कि करेंसी नोट की प्लेट्स ट्रांसफर करने की बात की गई है। वैसे प्लेट्स की कॉपी ट्रांसफर करने वाला सीन भी एग्जैगरेशन है, पर भाई वहां मशीन नहीं प्लेट्स की बात हुई है। फिल्म में दिखाया गया कि 26/11 हमले से पहले इंटेलिजेंस इनपुट्स मौजूद थे। ये बात सच है। जैसे कि यूके के एक डिफेंस और सिक्योरिटी थिंक टैंक RUSI का ये नवंबर, यानी यहाँ इंटेलिजेंस फेलियर के अलावा स्विफ्ट रिस्पांस और कोऑर्डिनेशन की कमी भी देखी गई। लेकिन क्या हम इन फेलियर्स की वजह से ये अज्यूम कर सकते हैं कि मनमोहन सिंह की सरकार गद्दार थी और उन्होंने जानबूझकर यह हमला होने, अब सरकार को तो गद्दार डिक्लेयर किया सो किया, लेकिन पूरी फिल्म में कहीं भी ये नहीं दिखाया कि अटैक के इनपुट्स थे और ऑफिशियल्स ये सोचकर चुप रह गए कि सरकार गद्दार है। कहीं भी नहीं है ये फिल्म में। हाँ, ये देश के लिए लॉयल गवर्नमेंट वाला सीन था, लेकिन वो नेपाल से होते हुए उत्तर प्रदेश को आते नकली नोटों के लिए था, जिसको इस फिल्म के पार्ट 2 में और अच्छे से दिखाया गया है, और उस पूरे सीन को भी मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल इस पर आते हैं। आदित्य धर ने यहाँ पर ना सिर्फ रहमान डकैत को इस तरीके से ग्लोरीफाई किया, बल्कि उसके वायलेंस को भी बहुत कूल तरीके से दिखाया। रंबो हो गाने पर गन फाइट चल रही। भाई वो गाना रंबा हो है ना कि रैम्बो हो। एक छोटा बच्चा भी सुनेगा ना तो वो भी रंबा हो ही रटेगा। यकीन नहीं होता तो घर पे एक बार ट्राई कर लियो। खैर, तेरी कम्युनिकेशन स्किल्स तो तेरे इंटरव्यू के अब में दिख जाती है, इसलिए इस मामले में छोड़ो। अब मैं इसकी वो गलती दिखाऊंगा जिसे देखकर तुम ये समझ जाओगे कि शायद इसके स्क्रिप्ट राइटर ने भी वो मूवी नहीं देखी थी। कोई किलिंग सीन बर्फ में है तो कोई लड़ाई। क्या बोला तूने? किलिंग सीन बर्फ में है तो पूरी फिल्म में कोई फाइट बर्फीले इलाके में नहीं हुई है। बताओ, दहिया ने चूतिया काट दिया इसका। अबे इससे बढ़िया तो अपने फिएस्टा से लिखवा लेता। क्या मतलब ढाबे वाला खुद अपने ढाबे का खाना नहीं खाता? बताओ, आधे घंटे की वीडियो के लिए ये घंटे की रिसर्च की थी इन्होंने। इस वीडियो को लेकर ये चौड़ा हो रहा था कि एक वीडियो में 300 करोड़ का प्रोपेगेंडा डिस्ट्रॉय कर दूंगा। गधे ने प्रमोशन कर दिया इस मूवी का। जो लोग नहीं भी देखने वाले थे वो तक देखने चले गए। इसके खुद के सब्सक्राइबर्स लेने लग गए। इसकी चिल्लाई इतनी ज्यादा हो गई कि इसे कमेंट रेस्ट्रिक्ट से लेकर डिलीट तक करने पड़ गए। उस पर आएंगे बाद में। पहले आते हैं कॉमन सेंस पर, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल इसने ये कहकर दी है कि इंडिया ने कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया कि उसने पाकिस्तान में कोई स्पाई भेजा है। आदित्य धर अपने पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा को फैलाने में इतना मगन हो गया कि उसने वही दिखा दिया जो पाकिस्तान ने भारत पर कई बार इल्जाम लगाया है कि भारत पाकिस्तान में सबवर्सिव एक्टिविटीज के लिए अपने सीक्रेट एजेंट्स को भेजता है। असलियत यह है दोस्तों कि भारत सरकार ने कंसिस्टेंटली ऐसे सभी क्लेम्स को रिफ्यूट किया है। 2012 का आर्टिकल देखिए, भारत सरकार ने मना किया कि सुरजीत को इंटेलिजेंस एजेंसीज ने जासूस बनाकर भेजा था। 2016 का आर्टिकल देखिए, भारत सरकार ने पाकिस्तान के जासूस वाले दावों को रिजेक्ट किया। लेकिन धुरंधर फिल्म ऐसे ही एक सीक्रेट एजेंट को हीरो की तरह पेश करती है। और ये बंदा इंटरनेशनल रिलेशंस और जियोपॉलिटिक्स पे ज्ञान रखता है। अबे कौन से देश की गवर्नमेंट ये एक्सेप्ट करती है कि उसने किसी देश में अपने स्पाई भेजे हैं? चाहे कितने ही सबूतों के साथ पकड़ा जाए, देश आखिरी दम तक डिनायल में रहता है ताकि एलिगेशन बना रहे। और कोई देश तेरे जितना अकलमंद नहीं है कि एक मूवी को स्पाई भेजे जाने के सबूत के रूप में पेश करके बोले कि देखो इंडिया ऐसा करता है। बात अलग है, पाकिस्तान लिटरली ऐसा कर चुका है। इट्स ऑल ओवर सोशल मीडिया वाला बैंगर हम सुन ही चुके हैं। उसके अलावा इसके जैसे ट्रोलर्स की वीडियो को पाकिस्तान लेजिट प्रूफ के रूप में दिखाता है। एक मिनट, इसलिए तूने ये बात बोली क्या? मानना पड़ेगा, तो अपनी मेजोरिटी ऑडियंस को अच्छे से समझता है। लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि भाई हर देश के स्पाई होते हैं। पाकिस्तान के भी स्पाई हैं इधर। बस वो चूतिए इतने हैं कि जब भी पाकिस्तान के बारे में कुछ बोल दो तो उनकी गांड फूल जाती है और फिर वो अपने चैनल पर आकर गांड बकचोदी करना शुरू कर देते हैं। खैर, तू इस बात को दिल पे मत लियो क्योंकि मैं भारत में बैठे पाकिस्तानी स्पाइस की बात कर रहा हूँ। तू तो जर्मनी में है। फिर इसकी प्रॉब्लम ये थी कि एक क्रिमिनल को कैसे रिक्रूट कर लिया। लेकिन धुरंधर एक एंगेजिंग फिल्म है। आपको एंगेज रखते हुए ये फिल्म दिखाती है कि हमारे देश की इंटेलिजेंस एजेंसीज क्रिमिनल्स को हायर करती हैं। क्या कोई भी देशभक्त इंटेलिजेंस ऑफिसर इस बात से सहमत होगा? देख, देशभक्तों के बारे में तू तो मत ही बोल, वरना फिर तुझे आई वॉज रॉन्ग बैक देन लिखना पड़ेगा। Patriotism is the last refuge of a scoundrel. और मैं यहाँ ये नहीं कहना चाह रहा कि तू देशभक्त नहीं है। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि देशभक्ति तेरे बस की नहीं है। फिर बात आती है क्रिमिनल्स की भर्ती पे। तो पहली बात, किसी को भी ये कंफर्म नहीं है कि एजेंट्स और स्पाइस की रिक्रूटमेंट कैसे होती है। और दूसरी बात, ये कहाँ लिखा है कि एक क्रिमिनल कभी देशभक्त नहीं हो सकता। क्राइम का क्राइटेरिया बहुत बड़ा होता है डम्बो। लोगों के अलग अलग क्राइम करने के अलग अलग मोटिव होते हैं। हर क्राइम और क्रिमिनल देशभक्ति के अगेंस्ट नहीं होता। रॉ या आईबी वालों को अगर ऐसे लोगों को रिक्रूट करना होगा तो उनमें हमसे कई गुना ज्यादा समझ है इस बात की कि किस प्रकार के क्रिमिनल को चुना जाए। और धुरंधर रिवेंज में हम देख चुके हैं कि जसकीरत अपने देश के लिए क्या था और उसके क्राइम करने का मेन मोटिव क्या था। और किसी भी सच्चे देशभक्त को ऐसे व्यक्ति के रिक्रूटमेंट पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि चुनने वाले देशभक्त है और जिसे चुना गया है उसमें भी देशभक्ति ही भरी जाएगी।
सो इट्स अ बेस्ट चॉइस कि देश के लिए ऐसे लोगों को तैयार किया जाए जो अपनी लाइफ का उद्देश्य खो चुके हैं, उन्हें एक बड़ा और तगड़ा उद्देश्य मिल रहा है, जेल में रहेंगे, व्यर्थ मारे जाएंगे, ऐसे उद्देश्य मिला तो देश के काम आएंगे। अगर इस चीज को देखकर किसी की गड़ियां सुलगेगी तो वो गड़ियां हमारे देश की खा के दूसरों की गाने वालों की होगी। देख तेरे पीछे से धुआं निकल रहा है। एजेंसीज के पास अच्छा खासा दिमाग और तजुर्बा है कि किसे चुना जाए। मान ले एक बार को उन्हें तुझे चुनना हो तो वो पहले तेरा पास्ट, तेरी मेंटेलिटी खंगालेंगे कि कहीं तेरे पाकिस्तानियों से कोई रिलेशन तो नहीं, कहीं तो किसी सेपरेटिस्ट माइंडसेट वालों को सपोर्ट या उनकी व्हाइट वॉशिंग तो नहीं करता। इस हिसाब से देखा जाएगा कि तुझे चुना जाए या किसी और को चुना जाए तेरे पीछे लगाने के लिए। बाकी अगर तुझे लगता है कि रॉ या आईबी वालों का वो लेवल ही नहीं है कि वो तुझे चुने, तो शायद तुझे आईसीसी के लिए ट्राई करना चाहिए। मैं आईसीसी की बात कर रहा हूँ। लेकिन सच कहूँ तो तेरे ऐसों को रखना आईबी या रॉ के ऑप्शन में ही नहीं होगा, क्योंकि जिसकी कमेंट सेक्शन देखकर फट लेती हो वो तो एक ओए सुनकर सब हक देगा। चाटे की भी जरूरत नहीं पड़ेगी तेरे ऐसी फूल कुमारियों के लिए। तो वैसे फूल कुमारियों से याद आया कि भाई की अगली प्रॉब्लम फिल्म के वॉयलेंट सीन्स थे। बात अलग है, इसके लिए गैंग्स ऑफ वासेपुर कल्ट क्लासिक थी, ब्रेकिंग बैड मास्टरपीस और सेक्रेड गेम्स रिवॉल्यूशनरी कंटेंट था। अब इसी पर शाणा ध्रुव बोलता है कि आई वॉज रॉन्ग बैक देन, आई डिडंट नो द इफेक्ट ऑफ दीज मूवीज ऑन द सोसाइटी। बात अलग है, 8 साल पहले ध्रुव खुद ऐसी वीडियो बना चुका है जिसमें उसने सिनेमा के सोशल इम्पैक्ट पर ज्ञान हगा है। और ये एआई जनरेटेड नहीं है मेरे भाई, चाहे तो अपने फेस्टा से पूछ लियो। अब कितनी अजीब बात है कि ऐसी वीडियो ऑलरेडी बनाकर ध्रुव नेटफ्लिक्स के लिए ऐसी फिल्में और सीरीज प्रमोट भी कर देता है और बाद में कह देता है मैं नहीं जानता था। जिसका पूरा करियर शुरू से लेकर अभी तक वीडियोस के सारे एक पार्टी का एजेंडा फैलाने और एक पर्टिकुलर पार्टी के प्रति नफरती माइंडसेट डेवलप करने पर हो, वो कहता है मुझे मूवीज के समाज पर असर नहीं पता थे। शाबाश, पक्का दोगला है तू। चलो छोड़ो ये बात, तो मैं इसे इस वीडियो में भी बोल चुका हूँ। फिलहाल आते हैं वायलेंस पे। तो ध्रुव ने कहा इसमें इतना वायलेंस है मानो वायलेंस की अलग से कोरियोग्राफी करी गई हो। किलिंग सीन बर्फ में है तो कोई लड़ाई जंगल में। डांस कोरियोग्राफी तो आपने सुनी ही होगी, लेकिन यहाँ पर वायलेंस कोरियोग्राफी देखने को मिलती है। वैसे तो एक्शन कोरियोग्राफी का ही एक पार्ट होता है, लेकिन अगर फिर भी आदित्य धर ने ऐसा कुछ किया है तो ध्रुव ने तो नई हिडन डिटेल खोज ली मूवी की, वो भी बिना देखे। पर फिर भी भाई वायलेंस तो बहुत है यार। तुम खुद ही बताओ, क्या एक ए रेटेड मूवी को इतना वायलेंट होना चाहिए? सोचो कितना बुरा असर पड़ेगा समाज के उस बच्चे पर जिसे शायद सिनेमा हॉल में एंट्री ही नहीं मिलेगी। और बच्चे को छोड़े एक आम इंसान पे कितना बुरा असर पड़ेगा जब वो एक मूवी में किसी के शरीर से खून निकलता देखेगा, बम से फटकर किसी के शरीर के चीथड़े उड़ता देखेगा, उसकी तो गांड का छेद बंद हो जाएगा, बेचारा मुंह से हकने लगेगा अपनी वीडियोस में। हालांकि मैंने किसी को अभी तक इस हालत में नहीं देखा। हाँ, कुछ लोग हैं जो इस फिल्म का वायलेंस पचा नहीं पाए और वो तो हक भी चुके अपनी वीडियोस में। कुछ के बारे में पहले बता चुका हूँ और एक के बारे में चल ही रहा है। बाकी इस फिल्म को हिट बनाने वाले तुम लोग भी कम नहीं हो, सबके सब मेंटली फ्रस्ट्रेटेड हो। यकीन ना हो तो सुन लो। अगर आप उन लोगों में से हो जिनको एनिमल और धुरंधर टाइप की हाइपर वायलेंट फिल्में पसंद आती हैं, जरा अपने आप से सवाल पूछकर देखना, आखिर क्यों पसंद आ रही है आपको ये फिल्म? क्या आपके मन के अंदर ये फीलिंग आती है कि किसी इंसान का सर तरबूज की तरह टूटता हुआ मैंने देखा, वाह ये देखकर मुझे मजा आ गया? किसी इंसान को मैंने उबलती हुई कढ़ाई में गिरकर मरते हुए देखा, ओहो क्या मजा आया देखकर? किसी का सर बंदूक से उड़ा दिया जाता है तो किसी को पेट से लटकाकर फांसी चढ़ाई जाती है, अरे क्या स्वाद आता है देखकर? जरा खुद से पूछकर देखो, अगर आप इन चीजों को एंजॉय कर रहे हो तो कितनी पागलपंती वाली चीज है। जिन लोगों को इस लेवल का खून खराबा देखना पसंद आता है वो असल जिंदगी में बहुत फ्रस्ट्रेटेड लोग होते हैं। और एनिमल फिल्म के सक्सेस के बाद आदित्य धर को भी समझ आ गया था कि सोसाइटी में फ्रस्ट्रेशन है, लोगों के अंदर एक ब्लड थर्स्ट है, और इसलिए उन्होंने धुरंधर फिल्म में लोगों की सैडिस्टिक डिलाइट का खूब ख्याल रखा। सब पागल हो भाई, तुम सब मर्डर मारने वाले हो। शरीफ कौन है? ये जिसने न जाने ऐसी कितनी मूवीज देख रखी हैं, गुड रिव्यूज भी दे रखे हैं और क्या पता एंजॉय भी करी हो। मगर पागल कौन है? तुम, जो एक अच्छी तरह से बनाई गई मूवी, एक बढ़िया मूवी को एंजॉय करते हो और अपनी लाइफ मस्त जीते हो, फिर भी तुम फ्रस्ट्रेटेड हो क्योंकि ध्रुव को ये मूवी अच्छी नहीं लगी। वैसे इस सीन में कोई कितना फ्रस्ट्रेटेड है ये पता लगे ना लगे, लेकिन ये जरूर पता लग रहा है कि कोई कितना सेल्फ ऑब्सेस्ड है। फिर भी बात रही फ्रस्ट्रेशन या रिटार्डनेस की, तो ध्रुव भाई यूट्यूब पर एक पब्लिक वीडियो में किसी लड़की से ये कहना कि तुम अपने आप को गेम ऑफ थ्रोन्स के वॉक ऑफ शेम वाले सीन में इमेजिन करके देखो, ये पब्लिकली एक्सप्रेस की गई घटिया फैंटेसी तुम्हारी रिटार्डनेस या फ्रस्ट्रेशन की डेफिनेशन में आती भी है? और मैं जनता से भी पूछ लेता हूँ कि क्या ये चीज रिटार्डनेस और साइकोलॉजिकल या सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन में आती है? कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, मैं डिलीट नहीं करने वाला। बाकी मेरी ये प्रेजेंटेशन देखकर किसी की फटके 64 हो जाए और वो कॉपीराइट स्ट्राइक मार दे तो बात अलग है। उसके बाद ये कहता कि रियल लाइफ में रहमान डकैत ऐसे नहीं मारा गया, इसलिए ये प्रोपेगेंडा है और डिस्क्लेमर ऐसे ही चोमों के लिए होता है। अरे भाई आदित्य धर कब कह रहा है कि ये सब असली है और यही हुआ था? उसने तो खुद लिखा है इंस्पायर्ड बाय इनक्रेडिबल ट्रू इवेंट्स। धुरंधर की राइटिंग ही ऐसी है कि अलग अलग टाइम पर हुई अलग अलग घटनाओं को किसी तरह एक पात्र से जोड़ा गया है, जो कि ब्रिलियंट राइटिंग का एक नमूना है। लिखने वाले ने बड़ी समझदारी से अलग अलग घटनाओं को एक पात्र के अराउंड ऐसे घुमाया है कि कंसिस्टेंसी देखने लायक है। शायद हो सकता है कि ऐसी राइटिंग देखकर ही किसी का चूतिया स्क्रिप्ट राइटर जलन से भर गया हो, इसलिए उसने ऐसी हगी हुई स्क्रिप्ट लिख दी। वैसे तुझे देखकर एक भड़वा याद आ रहा जो कहा करता था कि अगर मूवी पसंद नहीं आई या मूवी गलत है तो तुम सही बना लो। बात अलग है, वो चूतिया खुद एक 1.5 मिनट की स्क्रिप्ट तक नहीं लिख सकता, ये तो क्रिएटिविटी है उसकी। सोचो थारा भाई जोगिंदर को कॉपी करके भवंडर लिखवाया था इसने, और वो भी गलत, भवंडर। अबे भगंदर ही लिख देता, तेरे पूरे करियर पे सूट करता। फिर बंदे की प्रॉब्लम थी कि रहमान को इतना ग्लोरीफाई क्यों कर दिया, लोगों पर इसका क्या इंपैक्ट जाएगा। फिल्म में एक और बड़ी प्रॉब्लम है गैंगस्टर्स का डिपिक्शन।
रहमान डकैत एक शैतान किस्म का आदमी था। ड्रग्स, बंदूक, एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग, मर्डर, उसने अपनी मां को भी मार डाला था। उसके एसोसिएट्स ऐसी ऐसी चीजें करते थे जिसे शब्दों में बयां करना भी पॉसिबल नहीं। लेकिन फिल्म में इसका कैरेक्टर एक अलग ही कूल स्वैगर के साथ निकल कर आता है। माथे पर जुल्फे छाई हुई हैं, डायलॉग बाजी करता है और उसका डांस इंस्टाग्राम पर वायरल हो जाता है। किसी शैतान आतंकवादी को इस तरीके से कूल पर्सोना में स्टाइलाइज करना शोभा देता है कि इससे तो पहली बात, रहमान डकैत की जो भी ऑरा फार्मिंग हुई है वो अक्षय खन्ना की एक्टिंग और बॉडी स्टाइल की वजह से हुई है। लोग अक्षय खन्ना की तारीफ कर रहे हैं ना कि रहमान डकैत की। और बात रही इन्फ्लुएंस की, तो पूरा इंस्टाग्राम हमजा से भरा पड़ा था। हाँ, रहमान डकैत वाली एक चीज तेरे साथ बहुत हुई थी, वो ठूस ठूस जो तेरे सब्सक्राइबर्स ने किया ना तेरी दोनों वीडियोस के कमेंट सेक्शन में, शायद उसी वजह से तुझे हर जगह रहमान दिखाई दे रहा था। मेरे भाई, लोग हमजा की ही सबसे ज्यादा रील बना रहे थे और अब भी बना रहे हैं, क्योंकि लोगों को पता है किससे इन्फ्लुएंस होना है। जो रहमान को अपना आइडल बना ले, वैसी मानसिकता वालों को तो शायद वो डिफेंड कर रहा होता है जिसने कभी कहा था मूवी पसंद नहीं आई तो खुद बना लो। ठीक है भाई, अक्षय खन्ना की तारीफ हो रही थी ना कि रहमान की। एक बार सोशल मीडिया देख ले अच्छे से, कमेंट डिलीट करके फुर्सत मिली हो तो। इसकी हवाबाजी तो देखो, कहता 30 मिनट की वीडियो 300 करोड़ का प्रोपेगेंडा खा जाएगी। साला रिलीज होने के तीसरे हफ्ते में तूने वीडियो डाली, वो भी मूवी बिना देखे। अबे तुझसे सही तो तेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उनके देश में बैन हो गई फिर भी पायरेसी करके देख रहे हैं और फिर क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तेरी तरह बिना देखे बकर चैटी नहीं कर रहे। बताओ, एक पाकिस्तानी से भी लो IQ है भाई। तुम्हें पता है इसकी प्लानिंग सबसे पहले तभी बिगड़ी जब ये फिल्म आते ही धूम मचाने लगी। रोना गाना तो इन्होंने ट्रेलर के बाद ही शुरू कर दिया था। रिलीज के बाद इसने सोचा 4-5 दिन में ही निपट लेगी, तब तक वीडियो बना लेता हूँ, फिर अपलोड करके बोलूंगा मेरी वजह से फिल्म गिर गई। लेकिन जर्मन पप्पू का पोपट हो गया, क्योंकि फिल्म छा गई। एक हफ्ते से दूसरा हफ्ता बीत गया, फिल्म गिरने का नाम ना ले। फिर तीसरे हफ्ते के एंड में इसे लगा कि अब तो स्लो हो ही जाएगी, और वीडियो भी बनी पड़ी सड़ रही है, वैसे भी सड़ी हुई थी। ये बात तो ये भी जानता था कि वीडियो कूड़ा बनाई है इसने, बंदे खूब लेने वाले हैं इसकी, इसलिए अपलोड से पहले ही कहता कि मेल्टडाउन होगा दोस्तों। इसे पता था ये खुली सड़क पे हगने जा रहा है और लोग डांटेंगे इसे, इसलिए इसने पहले ही उन्होंने रिवर्स सोच लिया कि लोग ही चूतिए हैं। और समझदार कौन है? ये और वो मक्खियां जो इसकी टट्टी पर भिनभिनाती हैं। इसकी खुद की ऑडियंस ने इतना छीला है ना इसे, इसको खुद अंदाजा नहीं था। ये बेचारा बैठ के कमेंट्स रेस्ट्रिक्शंस के इनडायरेक्ट ट्यूटोरियल्स देने लगा। कमेंट्स ऑफ भी कर सकता था, पर गांड मस्ती तो देखो आपके डैश की। पहले नॉन सब्सक्राइबर्स को रोकेगा, फिर रीसेंट सब्सक्राइबर्स को रोकेगा, और उसके बाद भी वही कमेंट्स दिखेंगे जो ये अप्रूव करेगा। ये बंदा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बकैतियां हाँकता है और इसके पट्टे से बब्बर शेर मानते हैं। और इन सब के बाद कहता मेल्टडाउन हो गया दोस्तों। ट्रेलर आते के साथ पूरी लॉबी की रुदाली शुरू हो गई थी। मेल्टडाउन उसे कहते हैं। और पता है ध्रुव, फ्रस्ट्रेशन किसे कहते हैं? This election is a done and dusted election. It is Narendra Modi 2.0, Namo Tsunami 2.0, whatever you want to call it. It is going to be the BJP that is going to be back. Even better than the 2004. And it looks like it is even better. So performance. और ये चीज इसके पूरे चैनल पर है। ये होता है फ्रस्ट्रेशन। तेरे साथ जो हुआ उसे पिलाई कहते हैं। तुम खुद ही सोचो, फैक्चुअल ग्राउंड पे आने से पहले कोई इसे इतना छील सकता है, तो फैक्चुअली करेक्ट करने पर आया तो क्या ही होगा। और मैं फिलहाल इस वीडियो में वो नहीं करूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। अगर तुम चाहते हो कि मैं वो करूं तो कमेंट सेक्शन में लिखो मेरी जान। बाकी अगर यहाँ तक आया तो बहुत हाई चांसेस है कि तुम्हें वीडियो अच्छी लगी है, और जो वीडियो अच्छी लगती है उसके साथ क्या किया जाता है ये बताने की जरूरत तो है ही नहीं। हाँ, नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बाकी शेयर करना हो तो अपने दोस्तों के साथ ही करना। वाइब मैच होने वाले कजन्स भी चलेंगे। बाकी मैं जा रहा हूँ अगली स्क्रिप्ट लिखने। जय श्री कृष्णा।